नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश तिवारी आज कक्षा 11 का दूसरा टॉपिक लेके आया हूँ परमाणुविक एवं आणविक द्रव्यमान। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था परमाणु और उसके द्रव्य संरक्षण के नियम वगैरह। अब आज हम पढ़ेंगे परमाणुविक एवं आणविक द्रव्यमान। पहली यूनिट का दूसरा टॉपिक है, जैसे कि पहली यूनिट का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो इसके पिछले वीडियो में हमने दे चुका है। अब आज के वीडियो में हम बताएंगे परमाणुविक एवं आणविक द्रव्यमान के बारे में। तो क्या होते हैं, है ना। जैसा कि सबसे पहले आता है इसमें परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान होता क्या है, किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हमको एक अप्रॉक्सीमेट यानी कि उससे संभावित द्रव्यमान ज्ञात करना पड़ता है। एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान यदि ज्ञात करना हो तो निकालना संभव है, इसलिए हमको उसके अप्रॉक्सीमेट उसके समान परमाणु द्रव्यमान किसी न किसी के सापेक्ष निकालना पड़ता है। तो हमने कार्बन को लिया है, कार्बन के सापेक्ष हम किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं। तो सबसे पहले आप परमाणु द्रव्यमान की डिफिनेशन जानेंगे। कार्बन के परमाणु C12 यानी, और कार्बन को ही क्यों चुना, एक ये भी बात क्वेश्चन उठ सकती है आपसे कि कार्बन के साथ ही हम परमाणु द्रव्यमान क्यों लिए। क्योंकि कार्बन के समस्थानिक सबसे कम हैं। कार्बन के समस्थानिक 3 ही हैं। कितने हैं, C12, C13 और C14, जिसमें C12 लगभग 99% मिलता है हमको। C12 जो होता है 99% होता है, C13 और 14 मिला के 1% होता है। कितना होता है, 1% होता है। इसलिए हम कार्बन के सापेक्ष ही किसी के परमाणु द्रव्यमान को निकालते हैं। इसलिए परमाणु द्रव्यमान की जो डेफिनेशन दी गई है या जो परमाणु द्रव्यमान निकालने का फार्मूला बताया गया है वो कार्बन के सापेक्ष बताया गया है। तो C12 जो होता है मोस्टली 99% पाया जाता है, इसलिए 1% है जिसको हम नगण्य के समान मानते हैं, C13 और C14। 99 जो हमारा है C12 है, इसलिए हम C12 के सापेक्ष किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं। तो पहले हम परमाणु द्रव्यमान की डेफिनेशन देखेंगे। परमाणु द्रव्यमान होते क्या हैं। किसी तत्व का एक परमाणु C12, किसी तत्व का एक परमाणु C12 के एक परमाणु का 1/12वां भाग, एक परमाणु का 1/12वें भाग से जितने गुना भारी होता है। कार्बन के C12 यानी कार्बन के एक परमाणु के 1/12वें भाग से जितना गुना वो भारी होता है वह उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान होता है। आई बात समझ में। किसी भी तत्व के, यानी कार्बन के सापेक्ष कर रहे हैं तो हम कार्बन के एक परमाणु के 1/12वें भाग से जितने गुना वह क्या होता है, भारी होता है, वह उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान होता है। कंफर्म हो गया। तो हम परमाणु द्रव्यमान का फार्मूला लिखेंगे। तो परमाणु द्रव्यमान फार्मूला निकालने के लिए जो सूत्र होता है क्या होता है, तो आप लिखोगे तत्व का परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, जिसको हमको निकालना होता है, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे C12 क्यों, क्योंकि कार्बन के सापेक्ष कर रहे हैं हम। तो C12 के एक परमाणु का 1/12 भाग का द्रव्यमान, ये हुआ परमाणु द्रव्यमान निकालने का फार्मूला। इस सापेक्ष में हम परमाणु द्रव्यमान को निकाल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम आणविक द्रव्यमान की। दूसरा है हमारा आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान क्या होता है, इसी तरह से परमाणु द्रव्यमान के समान भी आणविक द्रव्यमान होता है। यह क्या होता है, पदार्थों के अणुभार यानी कार्बन 12 के परमाणु का द्रव्यमान 12 AMU, इसकी यूनिट भी जो होती है 12 AMU, आप लिख सकते हो 12 AMU। इसका फुल फॉर्म होता है 12 एटॉमिक मास यूनिट, है ना। 12 AMU यानी इसका पूरा नेम होता है एटॉमिक मास यूनिट। आजकल एटॉमिक मास यूनिट से भी छोटी इकाई आ गई है U, बस यूनिफाइड यूनिट। यू को हम बोलते हैं यूनिफाइड यूनिट। तो ये हमारा हो गया 12 AMU। 12 AMU मानकर उसके सापेक्ष हम ज्ञात करते हैं। किसी का भी आणविक द्रव्यमान हमको ज्ञात करना होता है तो कार्बन 12 AMU के सापेक्ष हम उसका आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। तो इसके डेफिनेशन लिखेंगे।
यौगिक का एक अणु कार्बन 12 के, यौगिक का एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वां भाग, एक परमाणु के 1/12वें भाग द्रव्यमान से जितने गुना भारी होता है वह उस यौगिक का आणविक द्रव्यमान होता है। यौगिक के 1/12वें भाग द्रव्यमान से जितने गुना वह भारी होता है वह उसका आणविक द्रव्यमान होता है। तो हम देखेंगे आणविक द्रव्यमान निकालने का फार्मूला सेम परमाणु द्रव्यमान की तरह आणविक द्रव्यमान भी होता है। यहाँ पे लिखेंगे यौगिक का आणविक द्रव्यमान बराबर यौगिक के एक अणु का द्रव्यमान। यहाँ पे हमने तत्व था, अब ये क्या हो जाएगा आणविक द्रव्यमान में, इसमें हो जाएगा यौगिक का आणविक, यौगिक के एक अणु का आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, एक यौगिक के एक अणु का द्रव्यमान बटे कार्बन 12 के 1/12वां भाग का द्रव्यमान। ठीक है, वहां पे पहले परमाणु था तो उसको हमने यौगिक किया, तो यौगिक के एक अणु का द्रव्यमान बटे कार्बन 12 के एक परमाणु का 1 बटे द्रव्यमान। ठीक है, 1/12वें भाग का द्रव्यमान। ये हुआ आणविक द्रव्यमान निकालने का फार्मूला। इसके बाद हम देखेंगे मूलानुपाती सूत्र। क्या देखेंगे, मूलानुपाती सूत्र। जैसे हमारे फार्मूले तो फार्मूला निकाल लिए, अब इसके बाद आता है मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र होता क्या है, किसी बृहद सूत्र को, जैसे कोई बड़ा सूत्र है उसको हम छोटे से छोटे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, सरल रूप में कैसे लिख सकते हैं, उसको लिखने के लिए हम मूलानुपाती सूत्र का प्रयोग करते हैं। या मूलानुपाती सूत्र की सहायता से किसी बड़े से बड़े फार्मूले को हम एक सरल रूप दे देते हैं या सरल रूप में लिख सकते हैं। तो मूलानुपाती सूत्र के डेफिनेशन देखेंगे। क्या है, किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र वह सूत्र होता है, किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र वह सूत्र होता है जो उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित, जो उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु व परमाणुओं की संख्या का पारस्परिक सरल पूर्णांक होता है। तत्वों के परमाणु या परमाणुओं की संख्या का पारस्परिक सरल पूर्णांक होता है या सरल पूर्णांक अनुपात होता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। तत्वों में जो परमाणु होते हैं उनका परमाणु या परमाणुओं का पारस्परिक सरल अनुपात कैसे होता है। जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल, आपका एस्टिक एसिड है CH3COOH, एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड का सूत्र लिखा है, इसका मूलानुपाती सूत्र हम कैसे लिखेंगे, क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2 हैं। कितने कार्बन है, 2, तो 2 1 जा 2, ये आपका 2 कार्बन की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1 कार्बन। और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 1 4 है, तो 2 2 ना 4, यहाँ पे 2 है और 2 से डिवाइड कर दिए तो 4 हो गया। और ऑक्सीजन आपका 2 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1। तो इन सब का हाफ कर दिया गया 1/2, तो आपका हो गया CH2O, CH3COOH को हम CH2O लिख सकते हैं। इसी तरह से हम देखेंगे ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज दोनों जब का फार्मूला सेम होता है, मात्र संरचनात्मक जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो अलग होता है। तो इसलिए इसको आप चाहे ग्लूकोज बोलिए या फ्रैक्टोज बोलिए, दोनों का सूत्र क्या है, समान होता है। तो इसका सूत्र हुआ C6H12O6। तो C6H12O6 में हम देखेंगे इसको सरल रूप में मूलानुपाती सूत्र की सहायता से कैसे लिख सकते हैं। कार्बन की संख्या यहाँ पे 6 है तो 1 6 जा 6, और 12 है तो आपका 2 6 जा 12, और ऑक्सीजन 6 है तो 1 6 जा 6। तो 6 से इसको सबको कट कर लिए तो इसका सरल रूप हो गया CH2O। इसका भी सरल रूप क्या हुआ, CH2O। तो CH2O को हम ग्लूकोज को CH2O लिख सकते हैं, या ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र CH2O होता है। इसी तरह से किसी भी फार्मूले को हम आसानी से उसका मूलानुपाती सूत्र बना सकते हैं, उसको सरल रूप में लिख सकते हैं। अतः सामान्य तौर पे हम कह सकते हैं कि किसी बृहद सूत्र को सरल रूप में लिखना ही मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। किसी बड़े से बड़े फार्मूले को एक सरल रूप दे देना या सरल अनुपात में लिखना ही मूलानुपाती सूत्र कहलाता है।
इसके बाद हम देखेंगे आणविक सूत्र। आणविक सूत्र क्या होते हैं? मूलानुपाती सूत्र के बाद क्या देखेंगे हम? आणविक सूत्र होता क्या है? जैसा कि देखिए नाम से स्पष्ट है, आणविक सूत्र। आणविक सूत्र क्या होते हैं? यौगिक का वह सूत्र होता है जो उस यौगिक के एक अणु में अवयवी तत्व या परमाणुओं का वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। क्या होता है? यौगिक का वह सूत्र होता है जो उस यौगिक के एक अणु में अवयवी तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या, एक तत्व के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है, प्रदर्शित करता है, आणविक सूत्र कहलाता है। आणविक सूत्र का फार्मूला देखेंगे हम। आणविक सूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र इंटू n। यदि आणविक सूत्र हमको निकालना है तो हमको मूलानुपाती सूत्र पता होना चाहिए। यदि हमको मूलानुपाती सूत्र पता है तो उसका हम आणविक सूत्र निकाल सकते हैं। मूलानुपाती सूत्र गुणे n, यानी कि नंबर्स, इसमें n मतलब नंबर्स ऑफ, अब मूलानुपाती सूत्र है तो हम उसमें नंबर का मल्टीप्लाई करके आणविक सूत्र निकाल सकते हैं आसानी से। और यदि हमको क्या निकालना है, इसके बाद यदि n नहीं पता है, n नहीं पता है तो हमको क्या पता होना चाहिए? आणविक सूत्र, मूलानुपाती सूत्र पता होना चाहिए। यदि n नहीं पता है नंबर आप, तो क्या पता होना चाहिए? आणविक द्रव्यमान क्या है उसका, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान क्या है। तो n बराबर होगा अणु द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। तो अभी हमने आज के इस लेक्चर में, टॉपिक में क्या जाना? परमाणविक एवं आणविक द्रव्यमान। किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान हम कैसे निकालते हैं, किसके सापेक्ष निकालते हैं। अभी हमने कार्बन के सापेक्ष निकाला है, इसी तरह से ऑक्सीजन के सापेक्ष निकाल सकते हो आप। तो परमाणविक एवं आणविक द्रव्यमान जाना तथा इनका मूलानुपाती सूत्र जाना। अब इसके बाद हम रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। तो अगले इसमें हम रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं कैसी होती हैं, उसको जानेंगे। अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं को देखेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जैसा कि रसायन विज्ञान में रासायनिक अभिक्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रसायन विज्ञान यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। जब रासायनिक अभिक्रिया नहीं आएगी तो काहे का रासायन विज्ञान? इसलिए रसायन विज्ञान में रासायनिक अभिक्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। जब दो तत्व या यौगिक आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद एक नया तत्व या यौगिक बनाते हैं, उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो तत्व या यौगिक आपस में मिल करके एक नया तत्व या यौगिक बनाते, नया यौगिक ही बनाएंगे, तत्व तो बनाएंगे नहीं क्योंकि दो आपस में मिल रहे हैं, तो एक नए यौगिक या उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है कि अभिकारक या क्रियाकारक आपस में क्या करते हैं? क्रिया करते हैं और लास्ट में हमको उत्पाद देते हैं। क्या देते हैं? प्रोडक्ट या क्रियाफल कह सकते हो, क्रियाफल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देखो, C+O2, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। ये हमारा क्या हुआ? उत्पाद हुआ, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे दो तत्व आपस में मिल रहे हैं और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दो तत्व आपस में मिल करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको देख लीजिए, कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर के क्यूप्रिक ऑक्साइड बना रहे हैं, CuO। इसी तरह से जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, सारी अभिक्रियाएं इसी सिद्धांत पे लागू होती हैं। तो इसके बाद रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण की उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि रासायनिक समीकरण को कैसे हम लिखते हैं, इसका लिखने का तरीका बहुत होता है। लिखने का तरीका यदि गलत हुआ तो सारी रासायनिक अभिक्रिया आपकी गलत हो गई। तो सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि रासायनिक समीकरण को हम कैसे लिखते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम प्रतीक या चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं। प्रतीकों और चिन्हों के द्वारा उसको प्रदर्शित किया जाता है, लिखा जाता है। उसकी सहायता से हम उसको प्रदर्शन करते हैं कि ये क्रियाकारक है, ये उत्पाद है, आपका प्रोडक्ट है। तो इस तरह से क्रियाकारक को हम हमेशा बाईं तरफ लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ये हमारा क्या हुआ? क्रियाकारक हुआ। ये हमारा क्या हुआ? क्रियाकारक। क्रियाकारक हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है, जो आपस में क्रिया करते हैं, या उसको क्रियाकारक या अभिकारक
अब क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, या क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्रियाकारक कहेंगे। रिएक्टेंट, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। जो रिएक्शन कर रहा है उसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट। और उसके बाद इसके मध्य या तो बराबर यानी समता का चिन्ह लगाएंगे या तीर का चिन्ह लगाते हैं, और उसके दाहिनी तरफ हम लिखते हैं प्रोडक्ट, उत्पाद को या क्रियाफल को। क्या लिखते हैं? उत्पाद को या क्रियाफल को। तो आप ध्यान रखिएगा, बाईं तरफ हमारा क्रियाकारक या अभिकारक होता है और दाहिने तरफ होता है आपका क्रियाफल या उत्पाद या प्रोडक्ट, और इनके मध्य आपस में एक समता का चिन्ह, बराबर का या तीर का चिन्ह लगा दिया जाता है। तो अब इसको क्या होता है कि जितना बराबर के इस पार हम रिएक्टेंट लेके चलते हैं अभिकारक, उतना ही हमको क्रियाफल मिलना चाहिए। ये भी एक विशेष गुण है इसमें, क्रिया में ये हमको मिलना चाहिए। तो इसमें एक और पॉइंट आता है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का नियम, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का नियम जो है ये बहुत बड़ा फैक्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, इसको जानना बहुत जरूरी है। ये हम रासायनिक अभिक्रियाएं तो पूर्ण कर दिए, यदि हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं संतुलित नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि जितना अणु हम इधर लेके चल रहे हैं उतना ही अणु हमको उस पार मिलना चाहिए। ये आपका द्रव्य विनाशता का नियम या स्थिर अनुपात का नियम यहाँ पे लागू हो रहा है कि जो द्रव्य हमारा है उसके जो अणुभार होते हैं क्या होते हैं? नष्ट नहीं होते। जितना हम इधर लेके चलते हैं उतने अणुभार हमको उधर प्रोडक्ट में फॉर्म होने चाहिए, उतने हमको मिलने चाहिए, तभी हमारा ये क्या होगी? अभिक्रिया पूर्ण होगी। तो सबसे पहला जो इसका नियम है, आप जानते हो कि इसको कैसे लिखते हैं और इसको संतुलित करने का नियम। तो आप बता दिए कि जो रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक होता है बाईं तरफ लिखा जाता है और क्या होता है? दाहिनी तरफ लिखा जाता है। क्रियाफल आपका दाहिनी ओर लिखा जाता है। दूसरा नियम है अभिकारक तथा उत्पाद या एक से अधिक प्रकार के हो तो उनके मध्य साइन से चिन्ह लगाया जाता है, प्लस चिन्ह। जैसे आपका क्रियाकारक जो है एक से अधिक है, यहाँ पे Cu+O2 या C+O2 या Mg+O2, ये क्या हो रहा है? एक से अधिक है, तो इन दोनों के मध्य प्लस चिन्ह लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्लस चिन्ह। और उत्पाद तो हमारा एक ही बन रहा है, यदि एक से अधिक बनता तो वहां पे हम क्या बनाते? प्लस चिन्ह लगाते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आपका C12H22O11, ये आपका सुक्रोज का सूत्र है, ये आपका पानी है H2O। C12H22O11, सुक्रोज में जब पानी मिलता है तो आपका क्या बनता है? ग्लूकोज। C6H12O6 प्लस C6H12O6 फ्रैक्टोज, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज बनता है। तो आप इसमें देखिए कि क्रियाकारक भी हमारे दो हैं और क्रियाफल भी हमारे दो हैं। तो यदि क्रियाकारक और क्रियाफल एक से अधिक हैं तो इनके मध्य हम प्लस चिन्ह द्वारा इनको व्यक्त करते हैं। प्लस चिन्ह से इनको जोड़ के रखते हैं, फिर उधर भी आपका प्रोडक्ट भी आपका दोनों प्लस चिन्ह के द्वारा अलग अलग खंडों में लिखते जाते हैं जितने मिलते हैं। तीसरा है क्रियाकारक अथवा उत्पाद के यौगिक को उनके अणु सूत्र के द्वारा तत्वों के परिस्थिति के अनुसार उनके सूत्र अथवा प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्रियाकारक अथवा जो आपके अभिकारक होते हैं उनके अणुसूत्र द्वारा उनकी परिस्थिति के अनुसार उनको हम लिखते हैं। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2 लिखा जाता है हमेशा, खाली O कभी नहीं लिखा जाता, सिंगल O नहीं लिखा जाता। ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन हमेशा डबल फॉर्म में O2 ही लिखा जाएगा। Na आपका सिंगल फॉर्म में लिखा जा सकता है। सोडियम, कार्बन आपका सिंगल फॉर्म में लिखा जा सकता है एक, क्योंकि ये क्या होता है? कार्बन आपका परमाणु है। और नाइट्रोजन की बात करेंगे N2 सिंगल नहीं लिखा जाता, N2 हमेशा N2 ही लिखा जाएगा, N नहीं लिखा जाएगा। इस तरह से जो होता है वो तत्व पे डिपेंड करता है कि यह परमाणु या अणु किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, कैसे इसको लिखते हैं। और चौथा जो मुख्य पॉइंट है कि क्योंकि क्या होता है, फिर हमने पढ़ा था कि पदार्थ जो होता है नष्ट नहीं होता है। इसी तरह से जो हमारे अभिकारक होते हैं ये अभिक्रिया के बाद नष्ट नहीं होते हैं, ये अभिक्रिया के दौरान इनका क्षरण नहीं होता है, इनमें कमी नहीं आती है न वृद्धि होती है। ये क्या होते हैं? जितने हम लेके चलेंगे उतने ही प्रोडक्ट हमको मिलेंगे, किसी न किसी रूप में मिलेंगे, कुछ न कुछ यौगिक बनाएंगे। तो उसका अणुभार की यदि हम बात करेंगे तो
दोनों के अनुभार जितना हमको इधर अभिकारक के रहेंगे उतने उत्पाद के अनुभार हमको मिलेंगे। आप चाहे जिसका देख लीजिए, यहाँ पे देखिए कार्बन और ऑक्सीजन है, एक कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन आपका 2 है, तो यहाँ पे कितना हुआ 16 दूना 32। तो 32 और 12 को हम जोड़ेंगे तो आपका 1 2 2 4 3 1 4 44 हो गया। इधर आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है तो 12 प्लस आपका CO2 यानी 32 कितना हुआ 44। तो आप देखिए कि अभिकारक और उत्पाद दोनों का अनुभार जो है हमको समान मिल रहा है, उतना ही मिल रहा है। इससे आप कह सकते हो कि अभिक्रिया के दौरान पदार्थ नष्ट नहीं होता है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक होते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं, बल्कि इनका परिवर्तन होता है, रूपांतरण होता है, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होते हैं, दूसरे यौगिक बनते हैं बस। तो इस तरह से इसमें द्रव्य की अविनाशिता का नियम का रूल लागू होता है। इसमें आप कहोगे कि अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले अभिकारक या रिएक्टेंट जो होते हैं उतने ही प्रोडक्ट या क्रियाफल को देते हैं हमको। तो ये बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर था इनका। और रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने का नियम हमने समझा तथा रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जाना और रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं ये जाना। तो आज के टॉपिक में हमने रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं तथा रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के नियम को जाना। अब इसके बाद हम अगले टॉपिक में अपने अगले वीडियो में इस यूनिट का अगला टॉपिक को देंगे। ठीक है।